Hi kids, welcome you to Let's Crack CBSE 9th and 10th. So this is the number one channel for the aspirants of CBSE 2021 because here you get the latest updates on time. Okay. तो ये हमारा चल रहा है PYQ मैराथन का सेशन एंड टुडे इज द थर्ड सेशन वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 2016 एंड 2015. तो हमने ऑलरेडी 4 years के क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस कर लिए हैं 2020, 2019, 2018 एंड 2017. सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों को congratulations that you people have completed that. Okay, now we are going to complete the question paper of 2016 and 15 as I've told you. Now why you are supposed to solve the PYQs. सी बच्चों, अभी आप लोगों ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें 3 marks और 5 marks वाले जो क्वेश्चन थे ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन either from PYQ or they were from the NCERT exercise. तो 3 marks 5 marks क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजिली और स्कोरिंग आप होते हैं, ईजिली स्कोर कर सकते हो. तो उसके लिए यार तैयारी लगेगी जीत की. और तैयारी जीत की कब होगी? जब आप करोगे PYQs मैराथन सॉल्व. ओके, PYQ मैराथन अटेंड करोगे और इसको सॉल्व करोगे. अदर देन दैट दिस संडे ऑल्सो एट 8:45 AM I am going to discuss all the PYQs. okay, yes, in the special class. और मैं आपको लाइव पोल सेशन भी वहाँ पे रखने वाली हूँ, आपको पूरे आंसर्स याद कराने वाली हूँ. ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. मेरा इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे हम सेशन की. तो मेरा नाम है रश्मि सिंह एंड RSYT इज़ माई कोड, एज यू ऑल ऑलरेडी नो. जब आप ये कोड यूज़ करते हो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन, यू गेट अ 10% डिस्काउंट. वैसे तो बच्चों मैंने BTech किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन आउट ऑफ माई इंटरेस्ट, लव टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, I teach social science. Okay, so I have already taught students for NTSC, ISO and CBSE exams. I'm teaching for last 8 years. And if you want to know a little bit more about me, you can just go and visit this profile. The link of this profile is in the description box also. ठीक है, तो ये प्रोफाइल आप लोग फॉलो कर लोगे ना, तो आपको मेरे लेक्चर के सारे नोटिफिकेशंस. ओके, नाउ व्हाट एल्स डू यू गेट व्हेन यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन Unacademy? तो यू कैन टेक आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको बेस्ट एजुकेटर्स तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे ही, उसके साथ साथ आपको मिलेगा एक मेंटोर जो कि आपके डाउट्स लाइव सॉल्व करेगा. 1-to-1 आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आपको मिलेगा फुल अटेंशन. आपको मिलेगा स्टडी प्लानर और आपके पेरेंट्स से करेंगे वो मेंटोर बातचीत. ओके, रिगार्डिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस. ओके, सो ऑल दीज आर द प्लस पॉइंट. इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक. ओके, ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस चार्ट ये है. एज यू कैन सी 6 month का 15,300 एंड प्लस का आइकॉनिक चार्ट जो है वो 2,700 से स्टार्ट होता है. इट गोज अप टू 28,800 विच इज़ एक्चुअली वेरी लेस. लाइक आप 4 year के लिए 28,800 सिर्फ पे कर रहे हो एंड आफ्टर यूजिंग द कोड RSYT. इट इज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कम है यार. पर डे ना ये 25-26 रुपीज़ आता है. ओके, तो RSYT कोड यूज़ कर लो, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. सबसे पहले ऐप डाउनलोड करो, मैनेज गोल में क्लास 10 सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करो, यहाँ पर कोड अप्लाई करो. देन 10% डिस्काउंट RSYT कोड यूज़ करने से मिलेगा. 10% डिस्काउंट मिलेगा ये क्रेडिट रिडीम करने से. अब ये क्रेडिट कैसे अर्न कर सकते हो? Just go download the Unacademy learning app, watch any of the special classes for more than 15 minutes and you are going to get those credits. Okay, तो मेरी free special classes every day होती है 12:30 PM पे, every day. Okay, so you can come and just join me there and you can earn some credit also and learn also something free. And other than that, अगर आपके घर पे आपके छोटे भाई बहन है वो क्लास 6 से 8 में है, तो तुम दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन पढ़ सकते हो. लाइक सपोज मेरा छोटा भाई जो है वो क्लास 6 में है और मैं खुद 10 में हूँ, तो हम दोनों एक सब्सक्रिप्शन पे पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स. वाओ, अमेजिंग, राइट? तो जल्दी जल्दी से प्लस पे पढ़ने के लिए आ जाओ मुझसे. ओके बच्चों, तो हम अपना मैराथन स्टार्ट करते हैं. आर यू ऑल रेडी टू गेट सेट गो? सो 3-2-1 गेट सेट रन. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2016 का PYQ. 2016 में एक्चुअली 30 क्वेश्चन आया करते थे. ओके, एंड 1 mark, 3 mark, 5 mark वाले क्वेश्चन होते थे. मैप यूज टू बी ऑफ 6 marks. स्टार्ट करें, सेक्शन A से स्टार्ट करते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. So the first question is, name the treaty of 1832 that recognized Greece as an independent nation. Yes, okay.
तो ग्रीस जो है बच्चों एक्चुअली में किसके रूल के अंडर था? सो ग्रीस वाज अंडर द ओटोमन एम्पायर, रूल ऑफ ओटोमन एम्पायर, ठीक है, विच वाज मोस्टली एन इस्लामिक एम्पायर। एंड ग्रीस जो है उसको बोला जाता है क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, लाइक क्रिश्चियनिटी का बर्थ जो है वो यहीं पे हुआ था। ओके, ठीक है। तो इन लोगों की लड़ाई तो 1821 से ही चल रही थी बच्चों, ठीक है। और फाइनली 1832 में जब ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ग्रीस को हेल्प करते हैं, तब जा कर के ग्रीस जो है वो आज़ाद हो जाता है ओटोमन एम्पायर से, एंड ग्रीस इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, so this treaty of Constantinople was signed between Britain, Russia, France and Ottoman Empire. Okay, now how to remember this? आप सबने MRF तो सुना होगा यार, MRF टायर है ना, मद्रास रबर फैक्ट्री। विराट कोहली जब मैच खेलने आते हैं तो उनके बल्ले पे क्या लिखा होता है? MRF, राइट। तो मद्रास रबर फैक्ट्री में M हटा दो और वहाँ पे लगा दो B। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस versus Ottoman Empire, and in this particular treaty of Constantinople, Greece was recognized as an independent nation. चलो भाई, अब ग्रीस क्या है? एक आज़ाद देश है। ओके, थिंक ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सबको। गिव मी अ थम्स अप इफ यू पीपल हैव अंडरस्टूड। थम्स अप, थम्स अप, थम्स। Name any one political party that has national level political organization, okay, but not recognized as national political party. Okay, देखो सबसे पहली बात तो national political party के लिए आपको क्या क्या requirements चाहिए? if there is your party called SAP, let us suppose हमारी एक पार्टी है SAP, संस्कारी आदमी पार्टी, ठीक है, इसको मुझे national level पार्टी बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चाहिए 6% वोट्स इन लोकसभा, जितने भी वोट मिले हैं उसके 6% वोट चाहिए। मुझे लोकसभा में चाहिए 4 सीट्स। तो वी नो हमारे पास लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं, ठीक है, तो उसमें से 4 सीट्स चाहिए। और मुझे चाहिए रिप्रेजेंटेशन इन 4 स्टेट्स। ओके, तो मैनी टाइम्स देयर आर सर्टेन पार्टी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास है नेशनल लेवल का, उनको सभी लोग जानते हैं, but they are not political party national level की। why? Because they are unable to fulfill any one of these criteria, ठीक है। जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे। समता पार्टी, RJD जो बिहार की पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी जो थी, तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं है? क्योंकि आइदर इनके पास 6% वोट नहीं होंगे, या 4 सीट्स नहीं मिला होगा, या 4 स्टेट्स में ये जीत नहीं पाए होंगे, इसीलिए। बट दे हैव नेशनल लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपने देखा फर्स्ट और फर्स्ट के बाद मैंने सीधे 4th क्वेश्चन पढ़ाया, कि सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो था ना बच्चों, वो अभी आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इट इज नॉट गोइंग टू कम इन योर 2021 एग्जाम। टाइम क्यों वेस्ट करें? Differentiate between investment and foreign investment. Okay, so this particular question is from Globalization and the Indian Economy, Economics Chapter 4. Difference between investment and foreign investment. The money that is spent to buy assets is called investment. ठीक है, अभी मेरे पास पैसा है, मैंने उससे ज़मीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदा, या कोई इक्विपमेंट खरीदा अपने फैक्ट्री के लिए, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट कोई MNC कर रही है आकर के, ठीक है, या कोई बाहर की कंपनी आकर के इंडिया में कर रही है, तो उससे हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, जैसे सपोज करो बच्चों की मैकडी है। मैकडी इज़ अ USA की कंपनी। आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा ना, एक कैरिकेचर था सिविक्स की बुक में, ऐसे M वाला, इराक से रिलेटेड था, है ना, कि US के जो सोल्जर्स हैं वो M को लेकर के जा रहे हैं, USA के सोल्जर्स इराक में, ठीक है। सो मैकडी इज अ कंपनी फ्रॉम USA, के बाहर की कंपनी है। लेकिन अगर ये यहाँ आती है, यहाँ आकर के अपना आउटलेट खरीद लेती है ज़मीन और वहाँ पे आउटलेट बनाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
हाउ डू डिपॉजिट्स विद द बैंक्स बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? ओके, सपोज करो मुझे सैलरी मिली 5 लाख, थोड़ी ज़्यादा ही बता दी मैंने, वैसे इतनी नहीं मिलती है, ठीक है। तो सपोज करो मुझे इस महीने सैलरी मिली 5 लाख, मैं ये 5 लाख रुपीज़ अपने घर पे तो रखूँगी नहीं, आई विल कीप इट इन बैंक। तो दिस 5 लाख रुपीज़ इज़ एक्चुअली डिपॉजिट फॉर बैंक। अब हमारे बैंक को क्या फ़ायदा है मेरे 5 लाख रुपए अपने पास रखने, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बैंक चार्ज हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। तो बैंक क्या करती है, मैं जब बैंक में 5 लाख रुपए जमा कराती हूँ तो बैंक मुझे देती है कुछ इंटरेस्ट, ठीक है। उस इंटरेस्ट के लालच में एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं क्या करती हूँ, बैंक में पैसे जमा करा देती हूँ। अब बैंक ये सारे पैसे अपने पास नहीं रखती बच्चों, ये पैसे किसको दे देती है, ये पैसे दे देती है बोरोवर्स को, ठीक है। और बोरोअर्स से क्या चार्ज करती है, अगेन इंटरेस्ट। तो मुझे इसने अगर I1 दिया इंटरेस्ट और बोरोअर से ये इंटरेस्ट ले रही है, अगर बैंक कितना ले रही है, I2, तो I2 इज ऑलवेज मच मच ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट के थ्रू क्या करती है, बैंक पैसे कमाती है। बैंक के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोन्स, बैंक लोन दे करके पैसे कमाती, ओके। So the difference of interest is the main source of income for the banks. I hope so ये आपको समझ आ गया होगा। So we have depositor, we have bank, we have borrower, ठीक है। डिपॉजिटर को बैंक ने क्या दिया, इंटरेस्ट, और बोरोअर से बैंक ने क्या लिया, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जो लिया I2 माइनस I1 जो है, दिस इज द इनकम ऑफ द बैंक। क्लियर है सबको? ओके। सेक्शन बी, वाओ इतनी जल्दी सेक्शन बी पे आ गए। हाउ हैड फीमेल फिगर्स बिकम एन एलिगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप एनालाइज। तो 19वीं सदी की बात है, लाइक 1800 के 1830s वाला जो एरा था ना, जब रेवोल्यूशंस चल रहे थे, तब आपने क्या देखा था, रोमांटिसिज्म आया था यूरोप के अंदर, ठीक है। और उस टाइम पे फीमेल फिगर्स को एलिगरी की तरह यूज़ किया जाता था। Now, allegory is what? Allegory is basically a person or a thing through which we represent some abstract idea, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम लोग कंक्रीट फॉर्म देते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिगरी, ओके। जैसे पीस है, पीस एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कोई भी नहीं देख सकता पीस, ठीक है। लेकिन उसको कंक्रीट फॉर्म देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीस को एक वाइट रोज से दिखाते हैं, या एक डव से दिखाते हैं, पिजन से दिखाते हैं, ओके। तो यहाँ पे डव और वाइट रोज क्या है, एलिगरी है, ओके। So the female figures as an allegory of the nation. Artist found a way to represent a country in the form of a person. Because राजा को तो फोटो बना करके दिखाना बहुत इजी था, लेकिन अभी अभी जो नेशंस यूनिफाई हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, आर्टिस्ट ने उसको पर्सन के जैसे शो किया। Then nation were portrayed as female figures. The female figure was chosen to personify the nation. They did not actually stand for any particular woman in real life. अब जैसे भारत की हमारी भारत माता की फोटो हमने बनाई, तो एक्चुअली में ऐसी कोई लेडी तो नहीं है ना जिसको हम लोग भारत माता बोलते हैं, दैट रियल पर्सन डू नॉट एग्जिस्ट, ओके। इट गेव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म, thus the female figure became an allegory of the nation. During the French Revolution, artists used the formal allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic, okay. तो ये सब जो भी आइडियाज़ थे, लिबर्टी आज़ादी है ना, न्याय, या फिर रिपब्लिक जो होता है, इसको आप लोग दिखा नहीं सकते ना, हम इसको पेंट कैसे करें। तो आर्टिस्ट ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, इनको पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो बच्चों। फ्रांस को कैसे दिखाया जाता था, फ्रांस की एलिगरी थी मैरी एन, ठीक है। फ्रांस की माता थी ये, जैसे भारत की भारत माता होती है, ऐसे जर्मनी की एलिगरी क्या थी, जर्मेनिया, ठीक है, जर्मनी की माता थी, ठीक है। What had designed, who had designed, sorry, the Swaraj flag by 1921? Explain the main features of this Swaraj flag. Okay. तो महात्मा गांधी जी ने ये स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया था 1921 का। इट वॉज अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड, ग्रीन एंड वाइट। इट हैड स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और ये स्पिनिंग व्हील जो है वो क्या बताता था, इट रिप्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प।
इंसान अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, अपनी मदद खुद कर सकता है, अगर उसको कोई भी एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी जाए। ठीक है, अगर आप कुछ काम करना सीखोगे देन ओनली आप अपनी हेल्प कर पाओगे। इट हैड बिकम अ सिंबल ऑफ डिफायंस एनी अदर, और ये जो हमारा पूरा का पूरा फ्लैग था, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफायंस कि भाई हम लोग यूनाइटेड हैं। The civil disobedience movement was different from non-cooperation movement. Support the statement with example. So yes, there were a lot of difference between non-cooperation movement and civil disobedience movement. Non-cooperation movement में हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बच्चों हम लोगों को लॉज ब्रेक करना था। ठीक है, यानी कि हमें कंप्लीटली डिसोबे करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट। So the people were asked to cooperate, to cooperate with the government. Foreign goods were boycotted, liquor shop picket किए गए, foreign clothes जलाए गए। बहुत जगहों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन ट्रेडर्स के साथ काम करने से। स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ठीक है, तो बेसिकली वी स्टार्टेड अ मूवमेंट वेयर वी did not cooperate with the Britishers. On the other hand, in civil disobedience movement, हम लोगों ने laws break की. Okay, the country broke the salt law. Then we refused to pay the चौकीदारी taxes. Many villagers resigned from their job, and forest people violated forest law. And there's one important point again, that in CDM we observed a large scale participation of women. which was not there in बेटा नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो एनसीएम में इतनी ज़्यादा फीमेल्स ने नहीं पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सीडीएम के अंदर बहुत ज़्यादा फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था। दांडी मार्च में thousands of female followed and took part in the Dandi march. Okay, and then they often broke the salt law. Even they went to jails with their kids. Okay, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को सीडीएम में देखने को मिलती है, एनसीएम में नहीं देखने को। Okay, so let us move to the next question now. Classify the industries on the basis of capital investment. How are they different from one another? Explain with examples. कैपिटल का मतलब होता है कि आपने कितना पैसा लगाया है उस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। ठीक है, so on the basis of capital investment we classify industry as a small scale industry and large scale industry. The first part of the question carries 1 mark. Now how are they different from one another? This is of 2 mark. तो देखो, if the investment is more than 1 crore any industry, it is considered as large scale industry. For example, iron and steel industry. Well, the investment is less than 1 crore, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री. सो यू जस्ट नीड टू मेंशन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड 1 एग्जाम्पल, and that will fetch you 2 marks. Efficient means of transport are prerequisites for the fast development. यानी कि अगर बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो डेवलपमेंट जो है वो अपने आप हो जाएगा. प्री रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फॉर डेवलपमेंट. एक्सप्रेस योर व्यूज इन द फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट. आपको इसके फेवर में अपने पॉइंट्स रखने. ओके, सो वी यूज डिफरेंट मटेरियल एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ. यस, आप पूरे सुबह से लेकर के रात तक कितने सारे सर्विसेज और गुड्स जो है वो एंजॉय करते हो, राइट? आप जैसे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो ये एक सर्विसेज हो गई जो आप ले रहे हो. ठीक है, गुड्स भाई सुबह से लेकर के रात तक हम इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं. दूध जो आपके घर पे आता है वो कहीं और से आता है, फल कहीं और से आता है, सब्जियां कहीं और से आती हैं. ठीक है, आप अगर बाइक वगैरह से कहीं जा रहे होते हो तो उसमें पेट्रोल जो यूज़ में होता है वो कहीं और से आता है. तो डेली लाइफ में हम कितनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. Some of these are available in our immediate surrounding, while other requirements are met by bringing things from other places. As I have told you, पेट्रोल जो है हमारे घर के बगल में तो नहीं मिलता है ना, हमारे घर के बगल में तो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है. पेट्रोल एक्सट्रैक्शन जो है बहुत लिमिटेड है हमारे इंडिया के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ द पेट्रोल इज कमिंग फ्रॉम सम अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ.
ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके इमीडिएट सराउंडिंग में अवेलेबल तो नहीं होती हैं. गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेल्स टू डिमांड लोकेल्स ऑन देयर ओन. सप्लाई जहाँ से हो रही है और जहाँ पे उसकी डिमांड है, अपने आप तो नहीं चली जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिएट्स द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, कोई चीज़ कहीं पे बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो वहीं पे कंज्यूम नहीं हो रही बच्चों. ठीक है, उसका कंजम्पशन कहीं और हो रहा है. तो ये जो दो लोकेशन है मेरे ए और बी, इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए रोड या कोई सा भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए. द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर मूवमेंट एज वेल. सिर्फ अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ जो है वो बहुत स्टैग्नेंट हो जाएगी. ठीक है, कोई अगर मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठ करके ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो मेरे पास सिर्फ 4 या 5 बच्चे ही आ पाएंगे पढ़ने के लिए. लेकिन अगर मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पढ़ा सकती हूँ. ओके, so this is how the service is moving from my house to the rest of the India. तो मूवमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमें कोई बेटर डेवलपमेंट करना है, फास्ट डेवलपमेंट. ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो पिछले 2018 में भी मैंने आपको करवाया है, 2017 वाले पेपर में भी करवाया है. ठीक है. The textile industry is the only industry in the country which is self-reliant, okay, and complete in the value chain. Justify the statement. Yes, this is also very nice and interesting question from the manufacturing industries itself. इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना वो सेल्फ रिलायंट है, मतलब आत्मनिर्भर है ये इंडस्ट्री. ओके, और कंप्लीट है वैल्यू चेन में. देखो, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. या इंडस्ट्री की 14% कंट्रीब्यूशन है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका. फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं एंड इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवर्ड्स द जीडीपी. सो वैल्यू चेन में क्यों कंप्लीट है? क्योंकि जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं ना बच्चों रिलेटेड विथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइक जिनिंग से स्टार्ट करते हुए. जिनिंग मतलब क्या होता है? जो कॉटन होती है ना उसमें से सीड्स अलग करना, उसके बाद उसका यार्न बनाना, उसके बाद यार्न से फैब्रिक बनाना, और फैब्रिक से फाइनली गारमेंट्स बनाना. ये सारी की सारी चीज़ जो है वो इंडिया में होती है. मतलब ये कंप्लीट है वैल्यू चेन में. हर स्टेप जो है वो इंडिया में होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड. दैट इज़ वाई इट इज़ कंप्लीट इन वैल्यू चेन. ओके, and it is self-reliant. That means we are not dependent on anyone else to get the raw material or to get any of the intermediate product. सब कुछ इंडिया में मिलता है. What is meant by a national political party? State the conditions required to be national party. So yes, national political party have units in the various states. They follow same policies, programs and strategy that is decided at the national level. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो होगी जिसका प्रेजेंस आपको बहुत सारे स्टेट्स में दिखेगा और हर स्टेट में उसकी पॉलिसी, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी सेम ही होगी. ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में अलग अलग काम कर रहे हैं. A party that secures at least 6% of the total votes in the general elections of Lok Sabha or assembly elections in the 4 states. या तो लोकसभा में 6% वोट मिल जाए या फिर असेंबली इलेक्शंस में 4 स्टेट्स में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? लोकसभा में एटलीस्ट 4 सीट्स मिलनी चाहिए. ठीक है, तो लोकसभा में आउट ऑफ 545 एटलीस्ट 4 सीट्स इस पार्टी को मिलनी चाहिए. What are sectional interest group? Describe their function. तो किड्स ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स से है. दिस वो skip it. How can money easily exchange? How can money easily exchange for goods and services? Give example to. मनी से हम कैसे goods and services खरीद सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. Money acts easier to exchange for goods and services. A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Everyone prefers to receive payments in money and exchange the money for things they want. Okay, so money is like a common element जिसके थ्रू आप सारे goods and services खरीद सकते हो.
सबको पेमेंट किस में चाहिए होता है? मनी के फॉर्म में चाहिए होता है. लाइक इफ आई से एन अकेडमी की भाई मैं आपका पूरे साल पढ़ाती हूँ और मुझे हर महीने सैलरी नहीं चाहिए, एट द एंड ऑफ द ईयर यू गिव मी 1 BMW, विल इट अग्री टू गिव? Of course not. Why? Because most of the time companies and people want to settle the payments with cash or with money. Okay? It is the most widely accepted legal tender in India. Okay? Example, a shoemaker wants to sell shoes in the market and buy wheat. ठीक है, एक shoemaker है, उसको जूता बेचना है और गेहूं खरीदना है. The shoemaker will first exchange shoes for money and then exchange the money for wheat. If the shoemaker had to directly exchange shoes for the wheat without the use of money, उसको क्या करना पड़ता? उसको ढूंढना पड़ता कोई ऐसा wheat growing farmer मार्केट में जा करके जिसको जूते की ज़रूरत है, who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoe. Both the parties have to agree to sell and buy each other commodities. This process is very difficult, time consuming and unhealthy also. तो ये बड़ा ही दुखद स्थिति हो जाती, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती. ठीक है ना, कि आप पहले तो अपना सामान बनाओ और उसके बाद उसके लिए आप कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढो जो तुम्हारा सामान लेने के लिए रेडी हो और तुम भी उसका सामान की तुमको भी रिक्वायरमेंट. कम्बरसम हो जाता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाता. बट barriers on foreign trade and foreign investment were removed to a large extent in India since 1991. Okay. बैरियर का मतलब होता है जो हम हर्डल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, या जो हम एक तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं इन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो फॉरेन ट्रेड हम करते हैं बाहर के देशों के साथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उसको 1991 में काफ़ी ज़्यादा रिमूव कर दिया गया था. कैसे जस्टिफाई कर सकते? तो रिमूवर ऑफ बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड वो पार्शियली रिमूव्ड, गुड्स कुड बी इम्प्रूव्ड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली. देखो, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बैरियर्स होता क्या है इन ट्रेड. ठीक है, जैसे अगर आपको किसी रेस में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, किसी मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, तो बैरियर क्या हो सकता है? आपका बैड हेल्थ, ठीक है, आपका ओवरवेट होना, ये सब बैरियर्स हैं विच विल नॉट लेट यू विन द मैराथन. सिमिलरली ट्रेड के फॉर्म में आपको बैरियर्स क्या होते हैं बच्चों? ट्रेड के फॉर्म में बैरियर्स हो सकते हैं टैक्सेस जो कि दूसरी गवर्नमेंट लगाती है. जैसे सपोज करो इंडिया में कोई बाहर का सामान आके बिक रहा है, ठीक है, मैकडी का बर्गर बिक रहा है. नाउ इंडिया जो गवर्नमेंट है वो ये चाहेगी कि मैकडी का तो बर्गर बिके, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ का जो लोकल बर्गर बनाने वाला है उसका भी बर्गर बिके. तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट? थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लगा देती है इसके ऊपर, ठीक है, सो दैट ये जो है ये प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा, अफोर्डेबल तो होगा लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होगा, सो दैट जनता कैन हैव चॉइसेस टू बाई आइदर ऑफ दीज. ओके, तो इसको हम कहते हैं बैरियर. अब क्या होता है बच्चों, बैरियर जो है उसको रिमूव अगर कर देंगे तो गुड्स कुड बी इम्प्रूव्ड एंड एक्सपोर्टेड इजली. जो गुड्स है वो बहुत ईजिली क्या होगा, अगर आप बैरियर को रिमूव करोगे तो बहुत सारे बर्गर की कंपनियां आ जाएंगी इंडिया में अपना काम करने के लिए. वाई? बिकॉज उनको तो बैरियर ही नहीं मिल रहा है. Opportunities for Indian producer to compete with the producer around the goal, and at the same time now this local producer will also try to compete with McD. वो भी क्या करेगा, क्योंकि ये जो है ये अफोर्डेबल तो है, भले थोड़ा सा कॉस्टली है, तो लोगों को लगेगा यार 2-4 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर लें लेकिन मैकडी का बर्गर ही खा लेते हैं. तो ऐसे में ये लोकल जो होगा ना हमारा प्रोड्यूसर, ये भी अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करेगा, उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट. ओके, सो foreign companies could set up factories and offices over here, and goods can be improved for the consumer, and opportunity for the Indian producer will also increase. Okay, opportunity कैसे इनकी increase होगी? That they will improve their facilities around the globe. Okay, the credit activities of the informal sector should be discouraged. Support the statement with arguments.
तो इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों सीधे और सिंपल लैंग्वेज के अंदर लोन। ठीक है, अब ये जो लोन की एक्टिविटी होती है ना, ये इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू नहीं होना चाहिए। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑफिशियल। तो अनऑफिशियल सेक्टर से आप ले रहे हो लोन, मतलब कहाँ से लोन ले रहे हो? आप ले रहे हो अपने फ्रेंड्स से, ठीक है, रिलेटिव्स से लोन ले रहे हो, या फिर आप लोन ले रहे हो सपोज करो फ्रेंड से, रिलेटिव से, या किसी मनी लेंडर से आप लोन ले रहे हो। ठीक है, जब आप ऐसे लोन लेते हो फ्रेंड से, रिलेटिव से या मनी लेंडर्स से, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। अदर देन दैट, हाउ कैन वी टेक फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट? वी कैन टेक द फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। नहीं मम्मी, मेरी तो अभी क्लास 2:30। 2:30। नहीं नहीं, रहने। जैसी मर्जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है ठीक। ओके, तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब हम बच्चों लोन लेते हैं किसी बैंक के थ्रू, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। कि अच्छा, अभी लोन किससे ले रहे हो आप? अनऑफिशियल जगह से नहीं ले रहे हो, आप ऑफिशियल जगह से ले रहे हो। दैट मीन्स यू आर टेकिंग द लोन आइदर फ्रॉम बैंक और यू आर टेकिंग द लोन फ्रॉम एनी ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। नाउ, अभी इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से हमें क्यों लोन नहीं लेना चाहिए या इस चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए? सी 85% of loans taken by the poor household is in the urban area are from the informal sources. Informal lenders charge very high rate of interest, so that is the first drawback. लोन लोगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इनफॉर्मल लेंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो सपोज़ करो मैंने 5 लाख रुपीज़ लोन लिया, ठीक है, और 5 लाख रुपीज़ लोन लेने के बाद मैं कुछ भी प्रॉफिट कमा रही हूँ 2 लाख का, उसमें से मेरा इंटरेस्ट ही चला गया 1 लाख। तो ओवरऑल तो मैं लॉस में ही रही ना। मेरा बहुत सारा पैसा जो है वो लोन को रीपे करने में ही चला जाता है। दे ट्राई टू चार्ज मोर एंड मोर इंटरेस्ट ऑन देयर लोन। There are no boundaries and restriction. Higher cost of borrowing means a larger part of the earning is used to repay the loan. जो भी मेरा पैसा अर्न हुआ, मैक्सिमम पैसा तो लोन चुकाने में ही चला गया, है ना। In certain cases, the high interest rate for borrowing can mean the amount to be repaid greater than the income of the borrower. और कई बार ऐसा होता है कि मैंने 5 लाख रुपए लोन लिए हैं और मेरे को पे करने में 8-9 लाख रुपए मैं पे कर देती हूँ आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, तो जितना पैसा बोरो किया उससे कहीं ज़्यादा पैसा तो हमने क्या कर दिया, चुका दिया, है ना। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेट एंड द डेट ट्रैप। और ये सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डेट ट्रैप। जब आपका रीपेमेंट जो है लोन का, इट बिकम्स मच ग्रेटर देन द अमाउंट विच यू हैव बोरोड। ठीक है, जो पैसे आपने बोरो किए हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप क्या कर रहे हो, रीपे ही कर दे रहे हो लेंडर को। तो सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड डेट ट्रैप। आप फंस चुके हो कर्ज के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू कभी भी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए। और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू जितने भी हमारे पुअर लोग हैं ना वो नहीं ले लोन। एक तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बहुत ही कभी भी मसल पावर, मनी पावर यूज़ करके भी उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो वसूल कर लिया जाए। ओके ओके बच्चों, से पे आ चुके हो तुम लोग। एनालाइज द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस introduced by the French revolutionaries create a sense of collective identity amongst the French people. Now, I cannot tell you that how important is this question, because 2020, 2018, 2019
एंड देन 2016 लगातार इतने साल आया है, और SQP ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 ऑल्सो। ये क्वेश्चन जो है ना, ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, ज़रूर डाल देते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में। So measures and practices introduced by French revolutionaries for collective identity was the idea of la patrie and les citoyens, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. La patrie का मतलब होता है fatherland, les citoyens का मतलब होता है citizen. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये दो आइडियाज़ इमर्ज हुए थे, ठीक है। मतलब जो पूरी की पूरी ज़मीन है पहले चर्च और राजा के अंडर होती थी, अब कॉमन लोगों के पास ज़मीन थी, और जो जनता थी वो पहले जो प्रजा हुआ करती थी अब वो नागरिक बन गई है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स बेसिकली प्रूव दैट यूनाइटेड कम्युनिटी इज बेसिकली मच मोर बेनिफिशियल। एक नया फ्रेंच फ्लैग आया था, ट्राई कलर, ब्लू वाइट रेड कलर का, जिसको देख करके लोगों के अंदर और भी ज़्यादा यूनिटी आई। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया, इसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए सारे सिटीजन के लिए, इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी गई, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर। Why did Gandhi ji decide to launch a nationwide satyagraha against the Rowlatt Act in 1990? How was it organized? चलो भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है। So satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919 was organized. This particular Rowlatt Act was hurriedly passed by Imperial Legislative Council. जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसने बहुत ही जल्दबाजी में ये लॉ पास किया था। इंडियन मेंबर्स ने यूनाइटेडली अपोज कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत गवर्नमेंट के पास बहुत पावर थी कि वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिप्रेस कर ले और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए जेल में डाल दे, ठीक है। तो हाउ वाज इट ऑर्गेनाइज्ड, ये अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। बेसिकली बच्चों 1915 में गांधी जी वापस आए थे ना, उन्होंने 1917 से सत्याग्रह करना स्टार्ट किया। चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल, इट वाज अ बिग हिट। देन अगेन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, बिग हिट। 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह, बिग हिट। एवरी सत्याग्रह was successful. Now the political activity among Indians have increased many-fold. को रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ये लॉ लेकर आते। को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? सो महात्मा गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। So it was started with a हड़ताल on 6th April in अमृतसर। देन लेटर ऑन रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स क्लोज कर लिया गया। एंड आप क्या देखते हो, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने हमारे जो दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको जेल में इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है। वो 2 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कौन से लोग थे? डॉक्टर सत्या पॉल एंड डॉक्टर सत्येंद्र किचलीव, ठीक है। एंड फाइनली इनके अरेस्ट के बाद ही आपको पता है जालियांवाला बाग मैसेकर होता है 13 अप्रैल 1919 को। This is how you need to write the answer. The answer is in 2 parts, so make sure you write 3 points second part and 2 points in the first, because ये आंसर, ये क्वेश्चन ऐसा ही दिया होगा +3, okay. The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industries. Support the statement with the argument. अभी बोल रहे हैं economic strength. Again बच्चों ये repeated question है, 2018 में भी आया है, 2017 में भी आया है, अभी 2016 में भी आ गया है ना। The economic strength of a country is measured by the development of manufacturing industry. Support the statement in with argument. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ना वो देश के स्ट्रेंथ को, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बताता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ लाइक अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल क्रिएट करके देता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो फिनिश गुड्स होते हैं वो बेसिकली टर्शरी सेक्टर को ट्रेड क्रिएट करके देते, ठीक है। दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्राइमरी के लिए भी और टर्शरी के लिए भी।
Manufacturing sector is considered as the backbone of development. All-round development depends on industries. Industries help in modernizing the agriculture. Reduce heavy dependence of people on agriculture for income. अगर इंडस्ट्रीज लग गई कहीं पे तो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने चले जाएंगे, उनको खेतों में तो काम करना नहीं पड़ेगा. ठीक है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ लाइक अ प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से ख़त्म करना है तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी ना, लोग काम कहाँ करेंगे. ठीक है, तुमने पढ़ाई कर ली, तुमने अच्छी डिग्री ले ली, तुमने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन इंडस्ट्री ही नहीं होगी तो तुम काम करने कहाँ जाओगे वो डिग्री को. ठीक है. तो इट एम्स टू ब्रिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटी. आपने देखा होगा बॉम्बे, दिल्ली कितने डेवलप्ड हैं या बैंगलोर कितने डेवलप्ड हैं. वाई? बिकॉज देयर वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज. तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करवानी पड़ेगी. ठीक है. जैसे कोटा की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्री है, उसी के चलते डेवलपमेंट हो रहा है. तो एनी इंडस्ट्री, बट इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द रीजनल डिस्पैरिटी. मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपेंशन होता है. ट्रेड और कॉमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है. फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है हमें. अगर हम बहुत सारे गुड्स बनाएंगे अलग अलग तरीके के तो वो फॉरेन में बिकेगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा. India's prosperity lies in increasing and diversifying the manufacturing industry as quickly as possible. जैसे घर के अंदर देखोगे ना, अभी मेरे टेबल पे 10 में से 5 चीज़ें चाइना वाली होगी. ठीक है. तो समवेयर इंडिया जो है वो फॉरेन एक्सचेंज चाइना को दे रहा है. ऐसे ही अगर हम बहुत सारे तरीके के गुड्स बनाने लग जाएंगे ना, तो हमारा भी क्या होगा, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारी जगह पे बिकेंगे. अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, वी विल बी अर्निंग अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तभी बूस्ट मिलेगा जब हम बहुत सारे तरीके के गुड्स बनाएंगे. okay? बहुत सारे तरीके. How are the democratic governments better than other forms of government? Wow, this is my favorite question, okay? Because democratic government is such a boon. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना वो हमेशा दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर ही होती है. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कोई अपने हिसाब से आर्बिट्ररली नहीं रूल कर सकता. ठीक है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. तो सपोज करो मैंने आज किसी पार्टी को, XYZ पार्टी को मैंने वोट दिया, लेकिन मुझे उनका काम नहीं पसंद आया, तो मैं क्या करूँगी, 5 साल बाद मैं वोट नहीं दूंगी. ओके. तो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर. आई कैन करेक्ट माई मिस्टेक. यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सिटीजन्स के राइट्स मिलते हैं. Citizens get their fundamental rights in whenever we have democratic government, and it accommodates social diversity. अगर डेमोक्रेसी होगी ना तो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सरकार जो है ना वो सबके लिए काम करेगी. वाई? बिकॉज ये जो सारे के सारे लोग हैं वही तो सरकार को चुन करके ला रहे हैं ना. अगर सरकार ने सबके लिए काम नहीं किया तो जनता उनको क्यों वोट देगी? नहीं देगी वोट, है ना. एक तरीके से प्रेशर क्रिएटेड होता है डेमोक्रेसी के अंदर, इसके ऊपर, हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर. उनको काम करना ही पड़ता है. तो सच गवर्नमेंट्स अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी ऑल्सो. इंडिया जैसे देश के लिए जहाँ पे भाई इतने तरह के रिलीजन हैं, लैंग्वेज हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल्कुल मस्ट है. एंड दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई वुड से. डेमोक्रेसी के अलावा और कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शायद इंडिया में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि हमें आज़ाद रहने की एक आदत पड़ चुकी है. तो इन डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज़ मेंटेन्ड, है ना. ये सारी चीज़ें होती हैं, इक्वालिटी होती है. आप खुद से भी इसका आंसर और भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग यू ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट. तो खुद से भी लिख सकते हो. 5 पॉइंट लिखना है. डिस्क्राइब द वाइटल एंड पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट विद एग्जाम्पल्स. क्रेडिट मतलब क्या हो गया? लोन. लोन के क्या रोल हैं भाई, ये बताना है. So a credit may be helpful if provided timely with planning. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. It also helps to improve the economy of the country. See, अगर हम जनता को लोन देंगे तो जनता क्या करेगी, वो पैसे से बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगी. इस तरीके से लोगों को बिजनेस में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू create some kind of job opportunity. Okay.
तो यहाँ पर आप सलीम का एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि कैसे हमने यहाँ पे सलीम का जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, उसमें ये है कि सलीम जो है वो लोन लेता है, 2 तरह का लोन लेता है। एक में तो वो रॉ मटेरियल लेता है, लेदर, और एक जो लोन वो लेता है वो मनी के फॉर्म में लेता है, और अल्टीमेटली वो शूज़ बना करके और शूज़ का ऑर्डर कंप्लीट करता है, तो उसको क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो बहुत पॉजिटिवली एक्ट करता है सलीम के लिए। उसके पास पैसे नहीं होते तो वो जूते नहीं बनाता, तो अर्निंग नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ पर लोन ने क्या किया, इट एक्ट एज अ लाइफ सेवर फॉर सलीम। अगर उसको पैसे मिल गए तो उसने क्या किया, सारा काम कंप्लीट कर लिया। ओके अभी देखो बच्चों, ये वाले क्वेश्चन के अंदर ना लिखा हुआ है टू बी असेस्ड एज अ होल। तो एज अ होल का मतलब ये होता है कि आपको इसमें सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज नंबर कट जाता है। What is globalization? Describe the role of MNCs in promoting globalization process. तो globalization क्या होता है और MNCs का क्या रोल है इसमें? ग्लोबलाइजेशन जब भी आए ना तो आपको ये वर्ड याद रखना है, इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, कंट्रीज को इंटर कनेक्ट करना फॉर ट्रेड, फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटर कनेक्शन बिटवीन कंट्रीज फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। MNCs have led availability of products from all over the world in the country. They have led to greater movement of labor across the world. तो MNC के चलते क्या हुआ है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो हम लोगों को अपने देश में देखने को मिलती है, लेबर का मूवमेंट होता है। आज के टाइम पे कई सारे इंडियन बच्चे हैं बाहर जा कर के काम कर रहे होते हैं। MNCs have increased the inflow of foreign capital, foreign exchange बढ़ता है। They have led to the transfer of technology, yes. ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या हुआ है, अगर सपोज करो एक XYZ कंपनी है USA में, वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है और कार बना रही है। अब अगर हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो आइदर XYZ कंपनी कैन कम एंड सेट अप देयर फैक्ट्री इन इंडिया, और दे कैन जस्ट पास द टेक्नोलॉजी टू सम ऑफ द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ओके, तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है, कंज्यूमर के पास बहुत सारा चॉइस होता है अच्छी क्वालिटी का सामान खरीदने के लिए, एंड एट द सेम टाइम जो स्मॉल फर्म्स हैं वो कोलैबोरेट भी कर पाती हैं। लेकिन इसी के थ्रू क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रमोट हो रही है थ्रू MNC। ओके, so we have come to the last leg of the chapter. That means हमें मैप के क्वेश्चंस अब करने हैं। So the place where Indian National Congress session was held, the place associated with peasant satyagrah and जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ये पूरा का पूरा मैप ना रिपीटेड है। 2017 में जो आया था सेम मैप है 2016 में भी। तो ये अमृतसर है, ये चंपारण है, एंड ये मद्रास है। ओके, वहाँ पर कैलकाटा आया था, अभी मद्रास है। अंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहाँ पे है, ये अभी नहीं आएगा क्योंकि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हट चुका है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पे है, ये भी हट चुका है। तूतीकोरिन मेजर सी पोर्ट ये कहाँ पे है, तो अंकलेश्वर इज इन गुजरात, आयरन एंड स्टील प्लांट दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल। तूतीकोरिन जो है ना, ये हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के ऊपर सबसे सदर्न मोस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, और बहुत बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है। मैं तमिलनाडु के अंदर 2 ही पोर्ट हैं अपने पास, एक तो तुतीकोरिन और एक चेन्नई, और दोनों ही हमारे आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, आई होप सो ये तुम लोगों को याद रह जाएगा, याद रह जाना चाहिए, है ना। अब लास्ट ईयर है ये हमारा, 2015 का पेपर है, कर लें जल्दी से कर लेते हैं, है ना। तो 2015 का जो पेपर है उसमें भी आते थे आपके 30 क्वेश्चंस बच्चों, और जो एग्ज़ाम होता था वो होता था 90 मार्क्स का। तो पहले के एग्ज़ाम्स जहाँ 80 मार्क्स के होते थे भाई, आज का जो एग्ज़ाम 18 मार्क्स का होता है वो पहले 90 मार्क्स का होता था। What was the main aim of the French revolutionaries? जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे 1789 में, जिन्होंने इतनी सारी क्रांति की थी, उनका मेन मुद्दा क्या था बच्चों? The main aim of French revolutionaries was to create a sense of collective identity amongst the French people.
लोगों के अंदर एक भावना जगाना कि भाई हम सब एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, दैट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. ओके, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. देखो यहाँ पर ना मैं बहुत अच्छा आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ. देखो वैसे तो देखो रश्मि मैम और जो आपके अंबानी जी हैं ना, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस, मिस्टर अंबानी. लेकिन हम लोग पॉलिटिकली तो इक्वल हैं. मैं और अंबानी कैसे इक्वल हैं भाई? मेरे को भी 1 वोट देने का राइट है, अंबानी जी को भी 1 वोट देने का राइट है. मेरे वोट की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि उनके वोट की वैल्यू है. तो पॉलिटिकली, टेक्निकली स्पीकिंग, वी बोथ आर इक्वल. ओके, सो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बिकॉज ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव. वी हैव 1 person, 1 vote, and everyone's vote has got one value, same value. Okay, that is how we all are equal politically. Okay, how do political parties involve partisanship? Okay, political parties involve partisanship. The parties are a part of the society and thus they involve partisanship. Now what is partisanship? Partisanship का मतलब होता है inclination towards a particular view. जैसे कुछ पार्टीज होती है ना, उनका मानना होता है कि भाई देश में गरीबी तभी मिटेगी जब हम लोग किसान की मदद करें. ठीक है, तो अब क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान ही गरीब है. देश के अंदर बहुत तरह के लोग जो हैं वो गरीब हैं, है ना. मजदूर भी गरीब हो सकता है, रोड बनाने वाला भी हो सकता है, पेंटर जो पेंट करता है वो भी हो सकता है. ठीक है, वो भी गरीब हो सकता है. जो दिया वगैरह बनाता है आर्टिजन, वो भी हो सकता है. जो कपड़े बनाता है वो भी गरीब हो सकता है. ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पार्टी क्या होती है ना, उस वो इंक्लाइंड होती है एक पर्टिकुलर नोशन को लेकर के. तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं किसान ही गरीब है, गरीबी मिटाना है तो किसान को अमीर बनाओ. ओके, तो पार्टीज जो हैं दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दस दे इन्वॉल्व इन पार्टिजनशिप. जो पार्टी है वो सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही वो लोग हमेशा क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे. एंड दैट इज हाउ व्हाट हैपन्स, उनके पर्टिकुलर इशू को ही एनकरेज करेंगे, हाईलाइट करेंगे, एंड दैट इज वाई दे आर इनटू द पार्टिजनशिप. ओके, what is meant by double coincidence of wands? Okay, as the name suggests, double coincidence मतलब दो लोग coincide होंगे सेम इच्छा के लिए. Both parties, the seller and the buyer, have to agree to sell and buy each other's commodities. Goods are directly exchanged without the use of money. So in double coincidence of wands, what happens? Basically, barter system takes place. जहाँ पर जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों एक दूसरे का सामान एक्सचेंज करने के लिए अग्री होते हैं. मेरे पास पेन है, तुमको चाहिए पेंसिल. ठीक है, मेरे पास पेन है, मुझे चाहिए पेंसिल, तुमको चाहिए पेन. तो हम लोगों ने अपना सामान क्या किया, एक्सचेंज कर लिया. तो दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. वी बोथ आर अग्रीइंग टू बाई एंड सेल ईच अदर्स गुड्स. How does money act as a medium of exchange? Okay, so money acts as a medium of exchange as it acts as an intermediate in exchange process and transaction. We can buy things if we have money in our pockets. Okay, तो money क्या होता है? Basically आप चीज़ों को खरीदने के लिए उसको exchange करते हो ना चीज़ के साथ. सपोज करो मुझे ये फ़ोन खरीदना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मनी पे तो करना पड़ेगा ना जो फ़ोन बेच रहा है. तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिकॉज वी बाई थिंग्स when we give money. Okay, this is how we exchange goods. बी में आ गए यार, बड़ी जल्दी सेक्शन बी में आ गए. How did nationalism develop through culture in Europe? Explain. 3 marks. Okay, nationalism जो है वो culture के थ्रू कैसे डेवलप हुआ है? Culture played a very important role in creating this idea of a nation. Okay, through art, poetry, stories, music. तो आप लोगों ने रोमांटिसिज्म पढ़ा होगा ना. रोमांटिसिज्म की जो बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन है ना वो पढ़ना. वहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ वॉर और स्ट्रगल्स के थ्रू ही नेशनलिज्म जो है जनता के अंदर नहीं आई. कल्चर ऑल्सो प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. सो रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था. ठीक है, जिसमें क्या किया जा रहा था, पर्टिकुलर नेशनल सेंटिमेंट को एनकरेज करने की कोशिश की जा रही थी. पोएट्स जो हैं वो क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे रीज़न एंड साइंस को.
एंड दे ऑलवेज फोकस्ड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। जैसे आज भी अगर तुम कभी कोई लाइव रियलिटी शो देखते हो, वहाँ पर अगर कोई वंदे मातरम गा रहा होता है या कोई सा भी देशभक्ति का गाना गा रहा होता है, तो तुम्हारे अंदर एक जोश आ जाता है ना कि यस, हमें भी देश के लिए कुछ करना है। या कई बार आंसू भी बहाते हैं हमारे, होता है ऐसा। तो इस तरीके से वहाँ पे पोएट और आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, यूरोप में लोगों की फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म एनकरेज करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो अब इसमें आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम 2 पॉइंट्स लिखो, एक एग्जाम्पल दो, लेकिन एग्जाम्पल ज़रूर देना है। तो जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हर्डर क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, डा फोक, ठीक है। जर्मनी को अगर आपको दिखाना है या जर्मनी को अगर आपको समझना है, तो लोगों के कल्चर को समझना पड़ेगा। कॉमन पीपल, डा फोक, कॉमन पीपल जो हैं वो जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि वहाँ का राजा या वहाँ के जो चर्च हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was used to carry the modern nationalist message. तो जो पुराने ज़माने की जो फोक टेल्स हुआ करती थी, उसके थ्रू क्या किया, नेशनलिस्ट मैसेज को हर जगह पहुंचाया गया फोक टेल्स के थ्रू। ओके, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। ओके, तो पूना पैक्ट जो है बच्चों, वो 1932 में साइन किया गया था। एंड पूना पैक्ट इज रिलेटेड विद द दलित्स, रिलेटेड विद द डिप्रेस्ड क्लासेस। पूना पैक्ट सितंबर 1932 gave reserve seats in the provincial and central elections to the Dalits. दलित्स को प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे इनको रिजर्वेशन मिला थ्रू जनरल इलेक्टोरेट। ओके, तो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब जो हैं वो मांग रहे थे दलित्स के लिए रिजर्वेशन, और गांधी जी जो बोल रहे थे कि ठीक है रिजर्वेशन तो ले लो, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू लोगे अम्बेडकर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑन द अदर हैंड B.R. अम्बेडकर वॉज सेइंग कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू हम दलित्स को रिजर्वेशन दे देंगे तो उनका सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड व्हाट इज़ जनरल इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, वोटर्स जो होंगे वो भी दलित होंगे, और जो लीडर्स होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में वो भी कौन होंगे, दलित होंगे। कौन से लोग होंगे, दलित होंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, वोटर्स जो हैं वो सारे होने चाहिए, और जो लीडर्स हैं वो दलित्स होंगे तो भी चलेगा। अदरवाइज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर तुम सिर्फ दलित्स को ही दोगे राइट वोटिंग का, तो बाकी के जो लोग होंगे ना, जो रिमेनिंग लोग होंगे, रेस्ट ऑफ द पीपल, दे वुड ट्राई टू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, क्योंकि उनको पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं दिखेगी, और धीरे धीरे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो मेन सोसाइटी से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो गांधी जी अपनी बात पे अड़ गए एंड ही डिड फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन कर लिया उन्होंने कि नहीं नहीं नहीं, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो जनरल इलेक्टोरेट से लीजिए, अदरवाइज नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। एंड फाइनली अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी स्टैंड, बिकॉज एक्चुअली वॉट एवर गांधी जी वॉज सेइंग वॉज करेक्ट, लॉजिकल था वो। ओके, How did Salt March became an effective tool of resistance against colonialism? Explain. तो सॉल्ट मार्च जो है वो बहुत इफेक्टिव था एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कैसे हुआ था, तो ऑन 31st Jan 1930 गांधी जी wrote a letter to Lord Irwin in which he raised how many demands? Raised total 11 demands. एंड इन सारे डिमांड्स में उन्होंने हर तरह के लोगों के डिमांड्स यहाँ पे रखे हुए थे, 11 डिमांड्स, रिच, पुअर, बिजनेसमैन, आर्टिजन, पेजेंट्स, फार्मर, और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड क्या था, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, ठीक है। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। गांधी जी sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. The most stirring of all the demand was to abolish the salt tax. Salt was the most essential item of the food and was consumed by rich and poor alike. अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही सॉल्ट जो है वो यूज़ में लेगा। इरविन जो था वो बिल्कुल ही मान नहीं रहा था, ही वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो गांधी जी स्टार्टेड अ मार्च विथ हिज 78 वॉल्टियर्स, एंड ये मार्च स्टार्ट किया था उन्होंने 12 मार्च को फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद, एंड ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी। दांडी जो है वो एक कोस्टल एरिया है,
और वहाँ दांडी पहुंचकर इन्होंने क्या किया, सॉल्ट बॉयल करके, सी वाटर को बॉयल करके सॉल्ट बना लिया. ओके, so this march developed a feeling of nationalism. People in different parts of the country broke the salt law and manufactured salt and demonstrated in front of the government and salt factories. तो बहुत ही इफेक्टिव टूल था बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सारे लोग यूनाइट हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ गए, लोगों ने लॉ ब्रेक भी किया, गांधी जी की बात भी सुनी, और इस तरीके से हमारा CDM मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है. So it was effective tool. Yes, it was very effective. Explain the importance of railways as the principal mode of transportation for freight and passengers in India. रेलवे जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. फॉर फ्रेट मतलब होता है फॉर गुड्स, जो मालगाड़ी होती है ना, और पैसेंजर गाड़ी, यात्रीगण कृपया ध्यान दे वाली यात्रियों की गाड़ी. ठीक है, तो दोनों जो है, दोनों ही वेदर इट इज़ फ्रेट और पैसेंजर ट्रेन, बोथ आर वेरी important mode of transportation in India. So railways make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage along with transportation of goods. रेलवे जो है हम हर तरीके से यूज़ में ले रहे हैं, बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, हाँ वहाँ घूमने जाने के लिए, देखने के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, और सामान को यहाँ से वहाँ भेजने के लिए. इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल. अगर मेरे को बहुत लंबी जर्नी करनी है तो ऑब्वियसली मैं रोड से जाना प्रेफर नहीं करूँगी, है ना. मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या होता है बच्चों, हमेशा रेलवेज ही प्रेफरेबल होती हैं लोगों को. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन. येस, इट कनेक्ट्स ऑल द वेरियस प्लेसेस ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री के जितने भी प्लेसेस हैं वो अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड हैं. अगर मैं अफोर्डेबल प्राइस पे बात करूँ तो रेलवे से ही कनेक्टेड हैं. फ्लाइट से भी कनेक्टेड है, नो डाउट, बट अ फ्लाइट इज समथिंग विच एवरी वन कैन नॉट अफोर्ड. ओके, so railways bind the economic life of the country. It accelerates the development of industry and agriculture. Today, railways have become more important than any other means of transport put together. And Indian Railways is the largest company in the world to give the maximum employment. पता है बच्चों, ऐसा है. तो रेलवेज जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर इंडियंस. ओके, dynastic succession is one of the most serious challenges before the political parties. Analyze the statement. Dynastic succession का मतलब क्या होता है, एक तरीके से परिवार, एक पर्टिकुलर परिवार के लोग जो हैं वही एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, उनकी ही पकड़ है, वही उन्हीं का फेम है. ठीक है, उन्हीं की चलती है. तो डायनेस्टिक सक्सेशन जो है बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ना बच्चों क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई ओपन या ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं होता कि अच्छा इस पार्टी का चेयरमैन कौन होगा, इस पार्टी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा. दे आर फ्यू वेज फॉर ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप. तो अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं कितना भी काम कर लूँ, मैं कभी उस कंपनी की मालिक नहीं बन सकती, क्योंकि मालिक कौन बनेगा, जो मालिक है उसका बेटा ही मालिक बन सकता है. तो ऑब्वियसली मेरे को तो कोई इंथुजियाज़म ही नहीं आएगा मैं उसके लिए कुछ काम करूँ. इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजिशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाई द मेम्बर्स ऑफ वन फैमिली. दिस प्रैक्टिस इज अनफेयर टू द अदर मेम्बर्स दैट पार्टी एंड इज ऑल्सो बैड फॉर द डेमोक्रेसी. People who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of power. भले लोगों के पास जो है वो एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन क्योंकि उनकी फैमिली हमेशा से एक पॉलिटिकल पार्टी में फेमस रही है तो उनको हमेशा ईजिली पावर मिलती है. How is democracy accountable and responsive to the needs of citizens? अगेन बच्चों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ था, फिर से आ गया. Democracy is accountable and responsive to the needs of expectation of the citizen. In democracy, people have the right to choose their representative. Obviously, अगर मैंने किसी को खुद चूज़ किया है तो वो तो अकाउंटेबल होगा ना मेरे लिए. Yes or no? अगर मैंने एक सरकार को चूज़ करके बनाया है तो वो ऑब्वियसली मेरे को खुश करने के लिए काम करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट नहीं मिले. Citizens have the right to participate in this that affects them all.
ensures that working of government is transparent. हमारे पास पूरा राइट है डिसीजन का, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही हमारे बिहाफ पे दे रहे हो, ठीक है. So everybody expect the government to be attentive to the needs and expectation of the people. It is expected that democratic government develops mechanism for citizens to hold the government accountable. The opposition parties can also question the citizens as the government. They keep a check on the ruling party. So this is how they are responsive. अगर वो लोग कुछ गलत करेंगे या जनता की बात, जनता की राय नहीं मानेंगे, तो ऑपोजिशन वाली पार्टी भी है उनको अपोज करने के लिए. तो डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव है. क्योंकि जनता ने खुद उसको सेलेक्ट किया है, तो उसको जनता के लिए काम करना ही है. रिस्पॉन्सिव इसलिए है क्योंकि उसको पता है अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया तो अगले टर्म में वोट नहीं मिलेगा. ओके. वाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन? ओके, जो मॉडर्न करेंसी होती है ना बच्चों, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये का नोट है, एक्चुअली में 100 रुपये के नोट की कोई रियल वैल्यू नहीं है ना, वो एक तो पेपर का टुकड़ा है, बट ये बहुत इफेक्टिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है, क्यों है? बिकॉज मॉडर्न करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. क्योंकि इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया हुआ है, तभी इसकी इतनी वैल्यू है. ओके. तो इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ऑल करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है, एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनके सेक्रेटरी का उस पर साइन होता है. नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू द करेंसी. हमारे इंडिया के अंदर और कोई ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकता. सो द लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज मीडियम ऑफ पेमेंट. जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन लॉ है, वो लीगलाइज करता है कि रुपया जो है वो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा. एंड नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़. और मुझे अगर पेमेंट मिल रही है रुपीज़ में, या किसी भी पर्सन को रुपीज़ में पेमेंट मिल रही है, तो वो मना नहीं कर सकता. मैं अन अकेडमी को ये नहीं बोल सकती कि तुम मुझे सैलरी मत दो पैसे में, मुझे BMW दे दो. इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा ये. ठीक है, बिकॉज लीगली आपको पेमेंट जो है वो मनी के फॉर्म में ही सेटल करना पड़ेगा. ओके. सो दैट इज़ वाई मनी जो है वो इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मीडियम, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया हुआ है. फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट्स द मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट. फॉरेन ट्रेड होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही होती है, उससे कंट्रीज जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं. ठीक है, कंट्री के मार्केट कनेक्टेड हैं, ये बताना. फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. मैं सपोज करो कुछ बना रही हूँ, मैं फ़ोन बना रही हूँ. ठीक है, अब ये फ़ोन जो है मैं अपने देश में बेच सकती हूँ, अपने नियर बाई एरियाज़ में बेच सकती हूँ. लेकिन अगर दूसरे देश ने, सामने वाले देश ने अगर ग्लोबलाइजेशन प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैं अपना सामान ज़्यादा जगह पे बेच सकती हूँ. So we can reach beyond the domestic market. Producer can sell their produce not only in markets located within the country but also compete in markets located in other country. So this way I will also get to know ki how is the quality of my material, how is the quality of my good, and if it is not that good, then I'll definitely try to improve the quality of my good. Then only it will be sold in the others market. So similarly for the buyers, import of good produced in another country is one way of expanding the choice of goods. Buyers को क्या फ़ायदा है, उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है. चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, एंड जो दो सिमिलर गुड्स हैं उनका प्राइस भी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा. प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट और ये जो दो कंट्रीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ में जो मोबाइल बनाने वाला है अभी कम्पीट करेगा एक दूसरे, इसलिए मोबाइल के प्राइजेस जो हैं आ जाएंगे, ये कॉम्पिटिटिव प्राइजेस हों. ठीक है, सेक्शन सी पे आ चुके हैं हम. डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. नाउ सी किड्स, ये सिर्फ 2017 में नहीं आया था, अदरवाइज 2020 से ले करके 2015 पे हैं. ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है मेरा 21 का, उसमें भी ये क्वेश्चन. तो यू कैन नॉट डिनाई दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो है ना, आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिए. अभी जस्ट मैंने किया यार, एक्सप्लेन.
लेकिन कर ही देती हूँ यार। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो है ना, वो क्या क्या मेजर्स लिया था उन्होंने, तो वो आइडिया ऑफ ला पैट्री और ले सिटियन जो है उसको लेकर आते हैं, उस पर एम्फोसाइज करते हैं, जिससे यूनाइटेड कम्युनिटी जो है वो इक्वल राइट एंजॉय कर सकती है, ये पता चलता है लोगों को। एक नया फ्रेंच फ्लैग लेकर आते हैं, ट्राई कलर फ्लैग। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू यूनिफॉर्म लॉज बनाए जाते हैं सबके लिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटी हटा दी जाती है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया जाता है, और रीजनल डायलेक्ट को डिस्करेज करके फ्रेंच लैंग्वेज को इनकरेज किया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें की जाती है तो लोगों के अंदर आ जाती हैं भावना नेशनलिज्म की। ठीक। एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट्स टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूव। ठीक है, तो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, सेम ही हैं दोनों, उन लोगों ने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था क्या, ये आपको बता। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकेम पावरफुल। जब 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था ना, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन कंट्रीज, मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो थी, वहाँ पे इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा था, क्योंकि सारे वर्कर्स तो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे, तब आर्मी में चले गए थे। तब हमारे यहाँ के जो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, उन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया था। ओके, तो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, एंड नाउ दे वांटेड कि यार जो बाहर से सामान आ रहा है मैनचेस्टर से, वो जो है वो कम हो जाए। ठीक है, और जो अभी जैसे $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज़, ऐसे ही पहले की करेंसी थी स्टर्लिंग। तो दे वांटेड कि रुपी और स्टर्लिंग का जो रेशियो है ना, वो भी थोड़ा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। Now to organize the business interests, they have even come up with few organizations जैसे IICC, Indian Industrial Commercial Congress, and FICCI, Federation of India Chamber of Commerce, ये दोनों उन्होंने डेवलप किया था। They gave financial assistance and refused to buy and sell imported goods, उन्होंने फाइनेंशियली असिस्ट किया था कांग्रेस को, या CDM में सपोर्ट किया था। Most of the business came to see Swaraj a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। मतलब एक फ्रीडम ऑफ मार्केट मिलेगा, हम आराम से अपना सामान बेच पाएंगे, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा अगर स्वराज आ जाता है तो। ठीक है, तो आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बेसिकली दे वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन CDM, बट बिफोर दैट जब फर्स्ट टाइम हमारा CDM लॉन्च हुआ था ना, तब मर्चेंट्स ने बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाया था, पार्टिसिपेट किया था। लेकिन बार बार अगर रेवोल्यूशन होगा तो इनका बिजनेस भी तो कितना सफ़र करेगा ना यार, कुछ बिकेगा ही नहीं, सामान नहीं बिकेगा अगर आप बार बार शॉप्स बंद। दैट इज़ वाई दे वर नॉट दैट इंटरेस्टेड व्हेन CDM वाज लॉन्च्ड। दे वर apprehensive of the spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of business। ठीक है, उनको लग रहा था ऐसा ना हो कि बिजनेस हमारा ठप पड़ जाए बार बार आंदोलन की वजह से। What is the manufacturing sector? Why is it considered the backbone of development? Interpret the reason। Again बच्चों, again repeated question है, ठीक है ना, 2020 से लेकर के 2015 तक 4 बार तो एटलीस्ट रिपीट हो ही गया होगा। Production of goods in large quantities after processing from raw material for valuable product is called manufacturing। raw material को लेना, की प्रोसेसिंग करना, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना, फिनिश गुड्स, जिसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा हो, इसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। नाउ ये बैकबोन क्यों है डेवलपमेंट का? बिकॉज इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द एग्रीकल्चर एंड एट द सेम टाइम इट इज़ द प्री कंडीशन फॉर एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके चलते क्या होता है, ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ता है, एंड कंट्री जो है दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू वैरायटी ऑफ फिनिश्ड goods of higher value so that they can earn some foreign exchange and they can contribute well in the GDP। ठीक है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे ना, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी कम हो जाएगी। अगर हमने हर जगह पे इंडस्ट्रीज़ ओपन किया तो डेफिनेटली सारी जगह जो है वो डेवलप हो जाए। What is meant by political party? Describe 3 components of political party। This is an easy question, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, यहाँ आंसर में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट।
पॉलिटिकल पार्टी के 3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, एक लीडर, एक एक्टिव मेंबर होना चाहिए और फॉलोअर्स होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको आपको एक्सप्लेन भी करना है बच्चों। सजेस्ट एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो फ्री हुई तो है, यानी उनको सुधारे कैसे? तो हम उनको सुधार सकते हैं अगर इनका इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि वो अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें। ओके, दे शुड बी टोल्ड टू गिव रिजर्वेशन टू वुमेन। There should be quota for women in decision making body. There should be state funding of the election. The government should give parties money to support their election, and vote casting should be made compulsory in each election. Data regarding caste religion should not be utilized for the election period. Okay, and other than that, we can also reform parties by conducting their internal election. कि उनके इंटरनल इलेक्शंस होने कंपलसरी कर दिया जाए, तो इससे हमारी पार्टी जो है वो रिफॉर्म कर जाएगी। हाउ डू बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी ऑफ द इंडिया? सी, बैंक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे कीप द मनी ऑफ द पीपल इन द सेफ कस्टडी। मुझे अगर सैलरी मिली 5 लाख रुपीज़, आई कैन नॉट कीप ऑल द मनी एट माई होम, सो इन बैंक माई मनी इज़ इन सेफ कस्टडी। बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड मनी। मैंने 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट किया है तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, घर पे रखूँगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा मनी। Bank mediate between those who have surplus money and those who are in need of money. So bank is like a connecting change between the depositors and, tell me, borrowers. ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करती है बैंक। बैंक प्रोवाइड लोन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट लो इंटरेस्ट रेट। बैंक प्रमोट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। They provide fund to different organization and thus they improve in the economy of a country. When more loan is granted to people, they will invest it into various business, various ventures, and thus some employment will also get created. Their whole income will also rise. So it is beneficial for the individual interest also and for the national economic interest also. The bank is very important. Globalization and greater competition among producers has been advantageous to consumers. Support the statement. ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है यार। ओके, अभी ग्लोबलाइजेशन जब हुआ है ना तो कंज्यूमर को फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली ट्राई करेंगे कि हम कंज्यूमर को कम रेट पर अपना सामान बेच दें। अमंग द प्रोड्यूसर बोथ लोकल एंड फॉरेन हैज़ बिन एडवांटेज टू द कंज्यूमर, पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शन। There's greater choice before the consumer. People enjoy higher standard of living. Globalization has not been uniform among the producers and workers. The offices of the top Indian company have been able to benefit the increased competition. तो choice ज़्यादा हो जाएगी, standard of living बढ़ जाएगा, job का creation हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको compete करना पड़ता है बड़ी बड़ी MNCs से। बच्चों, बड़ी बड़ी जो MNCs होती है ना, कई बार उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो किसी किसी देश की GDP से भी बहुत ज़्यादा होता है। सो दे आर रियली पावरफुल। ओके, सो मैनी अ टाइम्स इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द वर्कर्स एंड द लेबरर्स, बट येस इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर्स। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे जो प्राइजेस होते हैं सेम प्रोडक्ट के वो काफ़ी सेम लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा चॉइस होता है सामान का और मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट होता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है चीज़। ओके, अभी आपको मैप मार्क करना है। हाँ, देख लेते हैं। ये जगह है चौरी चौरा, ये खेड़ा है एंड ये मद्रास है 1920 का INC। Now, iron ore mine and terminal station of East and West Corridor, Visakhapatnam. Very good. टर्मिनल स्टेशन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट कॉरिडोर, एक्चुअली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो पोरबंदर से स्टार्ट होकर के सिलचर तक जाता है। ठीक है, एंड आयरन एंड ओर स्टील वाला प्लांट है दुर्ग, और ये है हमारे पास पोर्ट विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ओके, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश और यहाँ पर है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। यही दोनों हमेशा मार्क करनी। तो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सारे ईयर के PYQs कर लिए हैं। अपने आप को शाबाशी दे दो और प्लस पे पढ़ने आ जाओ यार, जल्दी जल्दी। RSVT कोड यूज़ करो और
क्रेडिट भी रिडीम कर लो, मुझसे पढ़ने के लिए आ जाओ। एंड अदर देन स्पेशल क्लासेस तो होती हैं एवरीडे 12:30, आ ही सकते हो। टेलीग्राम फॉलो कर लोगे तो डेट्स मिलते रहेंगे। किड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड, कीप योर सेल्फ सेफ। ओके, bye bye. This is all from my side for today. See you all in my special classes, kids. Bye bye on Sunday 8:45 a.m.